अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इन्फोहॉलिक्स चैनल पे खुश आमदीद। और जहाँ से हमने लास्ट अपनी वीडियो छोड़ी थी साइंस की, क्लास 7 की, वहीं से उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आपको याद आ रहा होगा स्टोमेटा पे हम लोग रुके थे, सही है। और स्टोमेटा के बारे में आपको पता है, दीज आर द ओपनिंग्स जहाँ से ट्रांसपायरेशन होती है, वाटर जो है वो एवोपरेट होता है। यहीं से हम आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जनाब। नेक्स्ट MCQs है, द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यूज इज कॉल्ड, ठीक है। लीव्स के अंदर जो फूड बन रही है, कौन सी फूड बन रही है? ग्लूकोज, ऑब्वियसली, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो वो जो फूड है, वो फूड मटेरियल जो है वो लीव्स से प्लांट के दूसरे टिश्यूज़ में मूव करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लोकोमोशन, ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम पुल या फोटोसिंथेसिस? So obviously this is not the right answer because photosynthesis तो फूड मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। लोकोमोशन के बारे में आपको मैं बता दूं कि लोकोमोशन जो है वो कहते हैं कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह चली जाए, उसको लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। लाइक राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन माई रूम। मैं अपने रूम के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपने रूम से उठ के अगर बाहर चला जाता हूँ तो ये मैंने लोकोमोशन की, मेरी बॉडी ने लोकोमोट किया, ठीक है। और मूवमेंट अलग चीज़ है। मूवमेंट तो सिंपली उसमें पूरी बॉडी को मूव करने की, अपनी जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक मैं बैठे बैठे अगर अपना हाथ हिलाऊं, अपने हाथ को मैं वेव करूं, तो ये मेरे हाथ ने मूवमेंट करी, तो मैं अपनी जगह पे ही बैठा हूँ, सही है। लेकिन अगर मैं अपनी जगह से उठ के किसी और जगह जाता हूँ तो इसको लोकोमोशन कहते हैं, सही है। तो ये डिफरेंस है लोकोमोशन में और मूवमेंट में। सो लोकोमोशन बेसिकली, प्लांट जो है वो अपनी जगह छोड़ के तो नहीं जा रहा ना, प्लांट तो वहीं पर ही है, तो लोकोमोशन भी गलत आंसर होगा। फ्लोएम पुल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली फ्लोएम के अंदर जो है वो फूड ट्रांसफ़र हो रही होती है, बट फ्लोएम पुल नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। दिस शुड बी द राइट आंसर, ट्रांसलोकेशन। लेट्स सी, या ट्रांसलोकेशन इज़ द राइट आंसर। ये होता फ्लोएम के अंदर ये देखें, ये जो दो वेसल्स हैं ना प्लांट की, मेनली जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम में तो वाटर मूव कर रहा होता है, फ्लोएम के अंदर ये काम हो रहा होता है। लेकिन ये जो मूवमेंट हो रही होती है, ये जो सक्रोज यानी ग्लूकोज की सिंपलर फॉर्म है, ये जब मूव कर रहा होता है लीफ से दूसरे टिश्यूज़ के अंदर, तो इस मूवमेंट को फूड की फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, सही है। आगे चलते हैं। ऑलराइट, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया, रिप्रोडक्शन, वेरी क्विक। और इसका पहला MCQs आपके सामने है, विच प्रोसेस डज प्लांट यूज़ फॉर देयर रिप्रोडक्शन? सही है, प्लांट जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? बडिंग प्रोसेस, स्पोर्स फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, पॉलिनेशन। वेल, टेक्निकली स्पीकिंग फ्रेगमेंटेशन भी प्रोसेस है, लेकिन वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, सही है। बडिंग एंड स्पोर्स फॉर्मेशन, ये दो जो प्रोसेसेस हैं ना, ये होते हैं, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, या आप कह लें कि फंगाई के अंदर बडिंग प्रोसेस हो जाता है, प्लांट्स में नहीं होता। सो प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन इज़ द राइट आंसर। प्लांट्स जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन मेनली पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं, ऑलराइट। द राइट आंसर शुड बी पॉलिनेशन एंड इट इज़ द पॉलिनेशन, सही है। पॉलिनेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम और अ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र हो रही है एंथर से स्टिग्मा की तरफ, सेम प्लांट में या डिफरेंट प्लांट में, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, सही है। अब पॉलिन क्या चीज़ है भाई? पॉलिन ग्रेन क्या चीज़ है? पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, जिनके अंदर जो है वो आप कह लें कि मेल सेक्सुअल सेल्स होते हैं, या मेल जर्म सेल्स होते हैं, या मेल गैमेट्स होते हैं, सही है। और ये पॉलिन ग्रेन होता कहाँ पर है? ये एंथर में होता है। एंथर जो है वो मेल पार्ट है, स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट है। तो इस डेफिनेशन को भी सिर्फ देख लो, ये आगे जाके चीज़ें और क्लियर करता हूँ मैं जैसे ही स्ट्रक्चर आते हैं।
जी, तो हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा ना, जब पॉलिनेशन फिर हमें समझ में आ जाएगी। देखो प्लांट जो है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं प्लांट के, वो मेल पार्ट सही है और फीमेल पार्ट, ये दो ही हैं ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो जो मेल पार्ट है ना उसको हम कहते हैं स्टेमन, क्या कहते हैं, स्टेमन। और जो फीमेल पार्ट है उसको हम कार्पिल कहते हैं और पिस्टल भी कहते हैं। आपकी बुक में ये पिस्टल लिखा हुआ है, सो वी शुड गो विद दैट, ऑलराइट। फीमेल पार्ट इज़ नोन एज पिस्टल। तो ये मेल पार्ट हो गया, फ्लावर के अंदर होते हैं ये दोनों पार्ट्स, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये मेल पार्ट हो गया स्टेमिन, ये पूरा फीमेल पार्ट हो गया जिसको मैं कार्पिल या पिस्टल कह रहा हूँ, ठीक है। अब पहले स्टेमिन के पास आते हैं। स्टेमिन के दो मेन पार्ट्स हैं, ये जो हेड आपको नज़र आ रहा है इसको एंथर कहते हैं, और ये लंबी सी जो एक आपको ये लाइन नज़र आ रही है इसको फ्लामेंट कहते हैं। सिंपल इज़ दैट, सही है। इस हेड के अंदर बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स हैं, और उन पॉलिन ग्रेन्स के अंदर जो है वो स्पर्म सेल्स हैं या सेक्स सेल्स हैं, मेल, ठीक है। अब मैं फीमेल की तरफ आ रहा हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और इसको कार्पिल या पिस्टल कह रहे हैं। इसका जो अपर पार्ट है ये स्टिग्मा है। मेल का जो अपर पार्ट था या जो हेड था उसको एंथर कहते हैं, और फीमेल का जो अपर पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के बाद ये जो इसकी नेक आ रही है इसको स्टाइल कहते हैं, और यहाँ पर ये आपको ये जो कर्व टाइप एरिया दिख रहा है, ठीक है, इसको ओवरी कहते हैं, सही है, ओवरी, सही है। और इसकी वॉल उन्होंने ओवरी वॉल बता दी। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, और उस ओव्यूल के अंदर एग सेल्स हैं, ठीक है, या फीमेल सेक्सुअल सेल्स हैं या एग सेल्स हैं, ठीक है। तो मेल मेल जो सेल्स हैं, जो सेक्सुअल सेल्स हैं या गैमेट्स हैं, वो कहाँ पर होते हैं, एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन में। और फीमेल के कहाँ पर होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल में, सही है। समझ में आ गया स्ट्रक्चर आपको। तो पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली पॉलिनेशन के अंदर वो जो पॉलिन ग्रेन है ना, जो कि इस एंथर में पॉलिन ग्रेन के अंदर जो आप कह लें जो मेल सेल है उसको बेसिकली यहाँ पर आना है, इधर ओव्यूल के अंदर, और यहाँ पे आके फ्यूज़ होना है। तो पॉलिनेशन में यही होता है, ट्रांसफ़र होता है पॉलिन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, सही है, फ्रॉम स्टेमिन टू कार्पिल या पिस्टल, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सही है। ये ट्रांसफरेंस हो रही है। अब ये किसी एक फ्लावर में भी हो सकती है या किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी हो सकती है। इस पर अभी आगे बात करते हैं। आई होप कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ये पूरा स्ट्रक्चर देख लो पहले फ्लावर का, ये होल स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। ये देख लें, ये फ्लावर है और इसके अंदर अभी आपको दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं। बीच के अंदर होती है ये बिल्कुल फीमेल पार्ट, ये आपको नज़र आ रहा है, ये फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट की नेक ये स्टिग्मा, और ये इसकी जो ये हेड जो है ये स्टिग्मा, और ये जो इसकी नेक है ये स्टाइल, और ये आ गई ओवरी। तो इस पूरे पार्ट को मैं पिस्टल या कार्पिल कहता हूँ। अभी मेल की तरफ मूव करते हैं। ये मेल का आप देख सकते हैं पूरा, ये हेड है, इसको एंथर, और ये पूरी फ्लामेंट, सही है। तो ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया फ्लावर में। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पीटल्स होती हैं, पीटल्स यानी जिन्हें हम पत्तियाँ कहते हैं, सही है ना, ये पीटल्स आ गई। और फिर इस पूरे फ्लावर को और ज़्यादा प्रोटेक्शन, या आप कह लें कि जब ये बिल्कुल अपने ग्रोइंग स्टेज पे होता है तो उसको सिपिल ने कवर किया हुआ होता है, सही है, जिसे हम कली कहते हैं। जब फ्लावर खिलता नहीं है, जब कली फॉर्म के अंदर होता है तो उसके ऊपर जो ग्रीन कवरिंग होती है वो सीपल्स होती हैं, सही हो गया, ठीक है। यह आपको एक ओवरी का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर बेसिकली एग सेल्स हैं, जो कि पॉलिन ग्रेन के अंदर जो मेल सेल्स हैं उसको असल में यहीं पर आके फ्यूज़ होना है, सही, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है जनाब। आपको ये पता लगा कि पत्तियाँ पीटल्स हो गई, इसके अलावा और ये सिपल्स, ये जो कली का जो कली जो बाद में इस तरह की हो जाती है जब पूरा फ्लावर खुल जाता है। और उसके बाद नीचे ये जो बड़ा सा एक आप कह लें कि पार्ट होता है जिसको हम पकड़ के तोड़ते हैं, जिस पॉइंट से तोड़ते हैं हम फ्लावर प्लग करते हैं उसको स्टॉक कहते हैं। और इसके ऊपर जो थोड़ा सा हैवी पार्ट है उसको हम रेसिपिटेकल कहते हैं, सही है। अच्छा, स्टॉक को कभी कभी हम पेडिसिल भी कहते हैं, ये इंटरचेंज है। तो अगर आपसे वो पूछ ले कि इसके ज़बान पे नहीं आ रहा मेरी, ये रेसिपिटेकल जो है इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको पेडिसिल कहते हैं, तो वो बात सही होगी, सही है, उसको स्टॉक भी कहते हैं और पेडिसिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने,
बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ लिए, हमने एसेसरी पार्ट्स पढ़ लिए, यानी कि पीटल्स, सीपल्स, स्टॉक और ये रेसिपिटेसल, सही है, ये सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है एक फ्लावर का। आगे बढ़ते हैं, एक एमसीक्यूज आपके सामने आ रहा है, पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, सही है। पॉलिन ग्रेन्स जो है वो कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है या किस पार्ट के अंदर होते हैं। अब ये आपको स्ट्रक्चर पीछे क्लियर हो चुका है। क्या वो स्टिग्मा में होते हैं, क्या वो एंथर में होते हैं, क्या वो सिपल के अंदर होते हैं, क्या वो पीटल में होते हैं। तो स्टिग्मा तो फीमेल पार्ट है, सही है। पीटल्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव पार्ट्स हैं, सिपल्स जो हैं वो भी प्रोटेक्टिव पार्ट्स हैं। जब फ्लावर जो है वो बन रहा होता है, कली जो होती है, कली जब होती है तो ग्रीन पार्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली एंथर हमने पढ़ा था, मेल पार्ट जो है एंथर, उसका जो हेड है उसको एंथर कहते हैं, उसके अंदर ये पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। सो द आंसर शुड बी एंथर एंड द आंसर इज़ द एंथर, ठीक है। एंथर आ गया। पॉलिन ग्रेन्स आर द मेल सेक्स सेल्स, स्पर्म सेल्स, जो कि एंथर में होते हैं। ये आप देख लें, ये इसका ये हेड आ गया। ये बड़ी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है और मैं अमेज रह गया, मतलब आई वाज लिटरली अमेज ये देख के कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको कैप्चर किया हुआ है। ये एक पूरा एंथर है, ठीक है, और ये ये एक पूरा जो है वो स्टेमिन है और ये उसका हेड है, ये एंथर, और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ओवम और ओवा आर प्रोड्यूस बाय विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, सही है। अब फीमेल की बात हो रही है कि ओवम या ओवा या इसको एग भी बोलते हैं, ये कौन सा पार्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। एंथर तो नहीं कर रहा। पीटल एंड सिपल्स, दीज आर द प्रोटेक्टिव पार्ट्स, ऑब्वियसली इट इज़ स्टिग्मा, सही है, स्टिग्मा हो सकता है एंड द राइट आंसर इज स्टिग्मा, ठीक है। ये जो हेड पार्ट है, सही है, यहाँ पर एक्चुअली प्रोडक्शन तो नीचे ओवरी में होती है, सही है, लेकिन ये जो हेड पार्ट है ना, ये एक्सेस देता है आपको, आप कह लें कि ओवम का सॉरी इसका पॉलिन ग्रेन का, और ये एग जो है इसकी फर्टिलाइजेशन का एक्सेस देता है। तो ओवम या एग सेल्स जो फीमेल सेक्स सेल्स हैं वो बेसिकली ओवरी में होते हैं, स्टिग्मा में नहीं होते। थोड़ी सी करेक्शन कर लें यहाँ पे, स्टिग्मा तो एक्सेस दे रहा है, यहाँ से ना वो जो फ्लामेंट है ना एंथर की, वो इधर इसकी नेक में आती है और फिर वो एग स्पर्म सेल्स या मेल सेल्स जो रिलीज़ होते हैं और ओवरी में जाते हैं। तो ओवम या एग सेल्स जो हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं, ओवरी में, नॉट द स्टिग्मा। नियरली अगर इस तरह की चॉइस अगर आपको दी जाए तो इस यहाँ पर क्लोजेस्ट आंसर स्टिग्मा होगा, क्लोजेस्ट आंसर, सही है, बट बिल्कुल राइट आंसर जो है वो ओवरी होगा, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदर नेम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, यानी फ्लावर्स के दूसरे नाम, यानी कि फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको और दूसरे नाम भी दिए हैं साइंटिस्ट ने। लाइक अगर सिंगल एक होगा एंथर तो उसको सिंगल अगर एक होगा वो तो उसको एंथर बोलेंगे, और बहुत सारे एंथर्स होंगे तो उनको एंड्रोशियम कहेंगे, ठीक है। एक एंथर को हम सिंगल एंथर को सिंगल अगर होगा तो उसको एंथर कहेंगे, और बहुत सारे अगर एंथर हो जाते हैं मल्टीपल, उनको एंड्रोशियम कहेंगे। फीमेल के अंदर अगर एक सिंगल पार्ट है तो उसको हम पिस्टल या कार्पिल कहेंगे, अगर बहुत सारी कार्पिल्स या पिस्टल्स होंगी कलेक्टिवली तो उनको हम गाइनोशियम कहेंगे, सही है, गाइनोशियम। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। एंड्रोशियम अगर कोई कह दे या पूछ ले या गाइनोशियम कह दे तो उसमें घबराने की बात नहीं, आप कह दें एंड्रोशियम मल्टीपल एंथर्स या कलेक्टिवली कॉल्ड एंथर्स, गाइनोशियम नो प्रॉब्लम, मैनी पिस्टल्स आर कलेक्टिवली नोन एज गाइनोशियम, ठीक है। और ये आपको रेड रेड फ्लावर्स दिख रहे हैं, और ये मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए, ठीक है। चले आगे चलते हैं। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दैट हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, आपसे ये पूछ रहे हैं कि उन फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, यानी मेल पार्ट भी है उसमें फीमेल पार्ट भी है। अभी जो पीछे हम स्ट्रक्चर देखकर आए थे पीछे, उसमें मेल पार्ट भी था एक ही फ्लावर के अंदर और फीमेल पार्ट भी था, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं जिनमें दोनों मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स, सिंगल फ्लावर्स, इनकम्प्लीट फ्लावर्स, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज कंप्लीट फ्लावर्स, ठीक है। इनको हम कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं, क्वाइट लॉजिकल कि वो एक कंप्लीट है, उसके अंदर दोनों ही जो है वो जेंडर्स मौजूद हैं। अब आप ये देख लें, फ्लावर है, इसके अंदर ये बीच में ये फीमेल पार्ट है और ये साइड में इसके एंथर्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों मेल फीमेल पार्ट्स हैं। द फ्लावर विद वन पेरेंट, और अगर एक पेरेंट होगा तो उसको मैं इनकम्प्लीट कहूँगा, यानी अगर उसमें सिर्फ स्टिग्मा है, सॉरी स्टिग्मा तो खैर एक पार्ट है, उसमें अगर सिर्फ पिस्टल है या कार्पिल है और
स्टेमिन नहीं है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। सही है। यहाँ पर फिर क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं। ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर इज कॉल्ड। सही है। एक फ्लावर में एंथर है, मगर जो है वो एंथर है यानी मेल पार्ट है, स्टिग्मा नहीं है यानी फीमेल पार्ट नहीं है। दूसरे फ्लावर के अंदर स्टिग्मा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मगर मेल नहीं है। तो अब इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन को एंथर से उधर दूसरी फीमेल के पास जाना है वहाँ पे। तो ये जो पॉलिनेशन हो रही है कौन सी हो रही है, मैं अभी पीछे नाम ले चुका हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, कंप्लीट पॉलिनेशन, नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ठीक है। अब जैसे और ये क्रॉस पॉलिनेशन किस तरह से, बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं या पॉलिनेटर्स होते हैं। लाइक कि हनी बी है, इसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं कि ये किसी एक फ्लावर पर बैठती है। यहाँ पे भी देखो सारे एंथर्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बैठी हुई है, इसने यहाँ से नेक्टर लिया, नेक्टर मतलब जूस लिया इसने। ये जो जूस लेती है, एक्सट्रैक्ट करती है फ्लावर से। और अभी जो इसकी लेग्स हैं ना, ये बड़ी स्टिकी होती हैं। लुक हाउ नेचर वर्क्स, अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत निज़ाम बनाया है। ये इसकी बड़ी स्टिकी लेग्स होती हैं। यहाँ पर ये एंथर जैसे ही आके यहाँ पर बैठती है तो ये जो एंथर होता है ना, ये बस्ट हो जाता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलना शुरू होते हैं और वो इसकी लेग्स के ऊपर स्टिक होना शुरू हो जाते हैं। अब ये यहाँ से उड़ती हुई फिर किसी ऐसे फ्लावर पर बैठती है जहाँ पर सिर्फ फीमेल पार्ट होता है। तो वहाँ पर जैसी वो बैठती है पिस्टल पे या कार्पिल पे, तो उसकी लेग से ये पॉलन ग्रेन्स झड़ के स्टिग्मा के थ्रू ओवरी में चले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये है क्रॉस पॉलिनेशन। सही है। सो दैट्स हाउ द नेचर वर्क्स। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स परफॉर्म्ड विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन। एक जो कंप्लीट फ्लावर है जिसके अंदर दोनों जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, वहाँ पर किस किस्म की पॉलिनेशन होगी। अब अगर आपको मेरी पिछली बात समझ में आ गई है तो आप ठक करके इसका आंसर बता दोगे। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, कंप्लीट पॉलिनेशन, नन ऑफ दीज। एंड आई होप कि आप लोगों ने इसका सही आंसर बताया होगा। एंड द राइट आंसर इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, बाय नॉट, बिकॉज इसको दूसरे फ्लावर की ज़रूरत थोड़ी है। ये तो एक कंप्लीट फ्लावर है, इसका मेल पार्ट भी यही है और इसका फीमेल पार्ट भी यही है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे खुद ही आपस में। ठीक है, इनको किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है कि कोई मक्खी यहाँ पे आके बैठे या हवा चले या विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जाएँ और किसी फीमेल ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल है वहाँ जाके स्टिक हो। नहीं, इनको ऐसी ज़रूरत नहीं है। इनका मेल फीमेल पार्ट यहीं पर ही है। ये कंप्लीट फ्लावर्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। सही है, मेक सेंस। ओके, आगे चलते हैं। न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन। नए किस्म के प्लांट्स जो हैं, नई जनरेशन, नया लुक, नए कलर्स, ये जो वेरिएशन जो प्लांट्स के अंदर आती है, ये कौन सी किस किस्म की पॉलिनेशन से आती है। ये भी बड़ा लॉजिकल आंसर है। अगर आप समझ चुके होंगे तो इसका जवाब यकीनन आपने बता दिया होगा। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, कंप्लीट पॉलिनेशन, नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज क्रॉस पॉलिनेशन। येस, वाई नॉट। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन अगर जहाँ होगी ना, वहाँ पे एक नई वैरायटी जन्म लेगी। ठीक है, एक जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, जो नया प्लांट बनेगा, उसके पास दोनों कैरेक्टर्स होंगे, इस प्लांट ए के भी और प्लांट बी के भी। ये प्लांट ए एक अलग प्लांट है और एक प्लांट बी अलग प्लांट है, इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। तो जो प्लांट सी बनेगा उसमें दोनों कैरेक्टर्स होंगे, ए के भी और बी के भी, तो वेरिएशन आएगी, कलर डिफरेंट होगा। सही है। तो ये आप देख रहे हैं इतनी सारी वेरिएशंस ये क्यों हुई हुई हैं। ये देखो, ए की प्लांट है, इसका कलर वाइट भी है, इसका येलो भी है, कहीं कोई क्रॉस पॉलिनेशन हुई है जिसकी वजह से वेरिएशन आ गई है। और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर तो सेम कैरेक्टर्स ही रहते हैं, जैसा प्लांट है उसी के साथ दोबारा बन जाएगा एक और। तो बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर्स वेराइटी आती है, वेरिएशन आती है, और ये क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से होता है। लेट्स मूव ऑन। ऑल ऑफ देम आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स और पॉलिनेटर्स एक्सेप्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और पूछा यह जा रहा है कि इन सब में से सारे के सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, यानी जो कि पॉलिनेशन कॉज करवाते हैं, एक्सेप्ट किसी एक के। वुड, विंड, हनी बी, वाटर। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। सही है।
इसका राइट आंसर आपके सामने आ रहा है वुड। सही है। वुड जो है पीछे दी गई एग्जाम्पल्स के अंदर वुड जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है। सही है। सवाल आपसे यही किया गया है कि सारे के सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं एक्सेप्ट वन। वो एक्सेप्ट कौन सा है? वुड। बाकी मैं पीछे कर रहा हूँ, विंड जो है वो भी पॉलिनेटिंग एजेंट है। हवा चलती है, पॉलिन ग्रेन्स गिरते हैं ज़मीन से और गिर के किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, किसी और फ्लावर पे जाके अटैच होते हैं और फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। हनी बी का मैं भी आपको बता चुका हूँ, इसकी लेग्स बड़ी स्टिकी होती हैं, यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और जाके फीमेल पार्ट पे जब वो कहीं जाती है किसी दूसरे फ्लावर पे। वाटर ऑब्वियसली जो जो नियर द वाटर है, पानी उनको बहा के ले जाता है उन पॉलिन ग्रेन्स को। तो ये तीनों तो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। वुड डजंट मेक एनी सेंस, वुड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल चीज़ है यहाँ पे। सही है। ऑड वन आउट दिस वन। तो वुड के अलावा बाकी जितने भी इंसेक्ट्स हैं, हनी बीज हो गए, आंट्स हो गई, डिफरेंट एनिमल्स हो गए, कुछ खाया थोड़ा बहुत उन्होंने, खा के फ्रूट छोड़ दिया, फिर कहीं और चले गए, कुछ और फ्रूट खाया तो उनके माउथ में, उनके सलाइवा के अंदर कुछ इस तरह के पॉलिन ग्रेन्स वगैरह लग जाते हैं। वाटर हो गई, विंड्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डज अ प्लांट कैन डू? अच्छा ये तो बताओ प्लांट कितने किस्म की रिप्रोडक्शन कर सकता है? ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है यहाँ पे, ई और ओ में डिफरेंस आ गया, सो इसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। 4 टाइप की, 3 टाइप की, 2 टाइप की या एक? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड द राइट आंसर इज 2 टाइप्स। 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है प्लांट में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है। अभी ये इतनी बड़ी पिक्चर लगाई हुई है, मैं आपको यहाँ इस वक्त एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा, तो अभी फ़िलहाल सिर्फ देख लो इस पिक्चर को। प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है और एसेक्सुअल भी हो रही है। सिंपल रखते हैं अभी और आगे चलते हैं। ओके, काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन डेट इन्वॉल्व्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सेक्स सेल्स। ठीक है। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स, जो मेल गैमेट होगा उसको भी सेक्स सेल्स कहते हैं, फीमेल गैमेट होगा उसको भी सेक्स सेल्स कहते हैं। ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स या मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स की दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? ए सेक्सुअल, सेक्सुअल, बडिंग रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एंड द राइट आंसर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इन विच बोथ सेक्स सेल्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड। सही है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन हो रही है, जब पीछे जो हम जितनी भी रिप्रोडक्शन की बात करके आए हैं वो असल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें मेल पार्ट जो है स्टेमिन और फीमेल पार्ट जो है ये पिस्टल या कार्पल, दोनों की इन्वॉल्वमेंट शामिल है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स जो है एंथर में से निकल के और ये स्टिग्मा पर आते हैं और स्टिग्मा से आके नीचे ओवरी में, ओव्यूल के अंदर आएगा, यहाँ आके फर्टिलाइज होते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। एक और बात, लेकिन चलो मैं आगे बताता हूँ, आगे चलते हैं। ओके, फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? वही सवाल है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? प्लांट के अंदर जो प्लांट के फ्लावर्स होते हैं वो किस किस्म की रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं? ए सेक्सुअल, सेक्सुअल, बडिंग रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? एंड द राइट आंसर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तो बताया था पीछे, ठीक है ना। ये फ्लावर है और फ्लावर के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही है सेक्सुअल, क्योंकि दोनों सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़, अच्छा ये बात मैं बताना चाह रहा था। ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। सही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जहाँ पे जो है वो सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। देखो ए अगर किसी चीज़ के साथ लग जाता है ना तो वो नफ़ी का इजहार करता है, यानी कि वो वर्ड जो है उसमें ये काम नहीं हो रहा, या उस फिनोमेना में या उस प्रोसेस में ये काम नहीं हो रहा। ठीक है। तो ए सेक्सुअल मतलब जिसमें सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जितने भी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना वो सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब कि फ्लावर्स और फ्रूट्स जो कि बाद में फ्रूट बनते हैं, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और वेजिटेटिव पार्ट्स जितने हैं, लाइक रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इनके ज़रिए हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये फ्रेगमेंटेशन की हुई है।
यानी एक टहनी काटी मैंने और एक टहनी मैंने काटी यहाँ से तने से बिल्कुल, और किसी दूसरे प्लांट की कटी हुई टहनी के साथ जोड़ के मैंने उसको बाइंड कर दिया अच्छी तरह। तो यहाँ से जो है ना वो आप कह लें कि एक नई शाख बनना शुरू हो जाएगी, और ऐसा होता है। इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुई, वेजिटेटिव पार्ट जो है वो उसको हमने इन्वॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने कंपैरिजन है, इसको देख लो अच्छी तरह से। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाए तो आपकी नॉलेज तो इंक्रीज़ हो रही है ना। ठीक है, सेक्सुअल वर्सेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बता रहे हैं कि ऑब्वियसली इस रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स की ज़रूरत है, और इसमें सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट हम पढ़ चुके हैं, और ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं इसमें आइडेंटिकल होते हैं मोस्टली, मतलब जिस तरह के पेरेंट्स होंगे उसी तरह के जो है वो उनके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे। और इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं या इनके जो चाइल्ड होते हैं, या आप कह लेंगे जो इनकी जो जनरेशन है वो लार्ज नंबर में नहीं होती। ठीक है, लार्ज नंबर में नहीं होती, वो लिमिटेड नंबर में इनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाइस वर्सा मतलब होता है कोई भी किसी भी फिनोमेना का उल्टा। तो आप इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा उल्टा कर दो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाएगी। लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर हम कर सकते हैं, उसकी टहनी काट के नीचे की तरफ लगा दी या उगा दी तो वहीं से एक और निकल गया। सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अख्तिलाफ है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इस पॉइंट को चलें भी रहने दें एसेक्सुअल में। एंड डू नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर, लेकिन सेक्सुअल के अंदर जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो सकते हैं। पीछे जो मैंने एग्जांपल दिया वो मैंने सिर्फ फ्रेगमेंटेशन की दी है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी बहुत तरीक़ों से होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स जहन में रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा उल्टा होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे चलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब कंबाइन हुए, फ्यूज्ड हुए, तो फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। लाइक एंथर के अंदर जो पॉलिन ग्रेन है वो जब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर जो एग है उससे जब कंबाइन होकर फ्यूज़ हुआ तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एग फॉर्मेशन, सीड डेवलपमेंट। एंड द राइट आंसर इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये देखें आप, थोड़ा सा इसमें दिखाया हुआ है जी। हाँ, इसमें ये देखें पॉलिन ग्रेन जो ये किसी तरह से पहुंच गया यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन इट डजेंट मैटर। ये पॉलिन ग्रेन जैसे ही पहुँचा यहाँ पे आके इसने अपना एंथर जो है ना, इसने अपना हेड, पॉलिन ट्यूब जो है इसकी, ये पॉलिन ग्रेन है असल में, इसने अपना हेड यहाँ पे स्टिक किया और इस ट्यूब के अंदर से ये स्पर्म सेल्स जो है ना, मेल सेल्स जो हैं ये नीचे जा रहे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर कौन सा है, ये फीमेल स्ट्रक्चर है, और ये स्पर्म सेल्स नीचे जा रहे हैं। उनको, इनका टारगेट क्या है, इनको जाना यहाँ पर है ओव्यूल के अंदर, क्योंकि इस ओव्यूल के अंदर एग है, इनको इससे फ्यूज़ होना है। तो ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं किसी तरह से इस ओव्यूल के अंदर पहुँच चुके हैं, और ये ओव्यूल को उन्होंने इनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये स्पर्म सेल्स आए हैं, और ये आके ये एग यहाँ पर है, मेरे ख्याल से ये है, ये स्पर्म ये है शायद, ये एग आ गया, ये रहा एग, ये यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हुआ ये, और ये फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, तो मेल सेल्स और फीमेल सेल्स आके कंबाइन हो गए ओव्यूल के अंदर, और ये फर्टिलाइजेशन हो गई। इस फर्टिलाइजेशन से ये जो स्ट्रक्चर बना, ये डबल न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर, जिसको हम पोलर न्यूक्लियर भी कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर स्पर्म सेल्स भी हैं, इसके अंदर यानी इसके अंदर मेल सेल्स भी हैं, इसके अंदर फीमेल सेल्स भी हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम जाइगोट कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, जाइगोट डिवाइड्स इनटू मल्टीपल सेल्स एंड कन्वर्ट्स इनटू, अभी जो जाइगोट है ना, ये फिर इसमें सेल डिवीजन होती है बहुत ज़्यादा इस जाइगोट के अंदर। ये जाइगोट क्या है, इट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल सेल्स, सेक्सुअल सेल्स। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जाइगोट बना। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो रही है, तो बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, और वो बहुत सारी डिवीज़न और बहुत सारे सेल्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, क्या वो फ्रूट बन जाते हैं, क्या वो सीड बन जाते हैं, क्या वो एम्ब्रियो बन जाते हैं, क्या वो ओव्यूल बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली ओव्यूल तो नहीं होगा, बिकॉज ओव्यूल के अंदर तो एग होता है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है।
तो इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। आपके सामने आ रहा है राइट आंसर एम्ब्रियो। ठीक है, जब जायगोट जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, उसमें सेल डिवीज़न होना शुरू होती है, वो मेच्योर होना शुरू होता है, तो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओव्यूल इनलार्ज टू फॉर्म। अब वो जो ओव्यूल है वो जब इनलार्ज होगा, जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है, जायगोट डेवलप हो रहा है और जायगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, ये ओव्यूल जब इनलार्ज होगा या मेच्योर हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? क्या ये फ्लावर बनेगा, क्या ये सीड बनेगा, क्या ये एम्ब्रियो बनेगा, क्या ये रूट बनेगा? तो एम्ब्रियो को तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। एम्ब्रियो तो जायगोट जो है वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। बाकी रूट इज़ अ डेवलप्ड स्ट्रक्चर। रूट की यहाँ प्लेसमेंट सही नहीं है, यानी इस ऑप्शन में रूट तो एक डेवलप हो गया स्ट्रक्चर, काफ़ी आगे का स्ट्रक्चर है, तो रूट भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई हो सकता है, या तो फ्लावर बनेगा या सीड बनेगा। एंड द राइट आंसर इज सीड। ठीक है, ओव्यूल जब इनलार्ज होना शुरू होता है, अपने आप को मेच्योर करना शुरू करता है और या मेच्योर हो जाता है, तो वो सीड में डेवलप हो जाता है। सही है, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ओव्यूल के बाद ओवरी भी तो है ना, जिस पूरी जो ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल है और उसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो बन रहा है और जायगोट बन रहा है। इस पूरी ओवरी के अंदर जब ये पूरी ओवरी मेच्योर हो जाती है, व्हेन ओवरी मेच्योर्ड टू फॉर्म विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो ओवरी जब मेच्योर होती है तो फिर वो कौन सा पार्ट बनाती है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शंस को तो हम वैसे ही अभी जिनके बारे में पढ़ चुके हैं। सीड जो है वो ओव्यूल बन जाता है, ओव्यूल तो वैसे ही नहीं होगा। एम्ब्रियो जो है वो जायगोट जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो बन जाता है, ओव्यूल जब डेवलप होता है तो सीड बन जाता है। तो ऑब्वियसली जब ओवरी मेच्योर होगी तो वो फ्रूट ही बनेगी। राइट आंसर शुड बी द फ्रूट। यस, ई मिस है यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। जब फ्रूट जो है डेवलप्स फ्रॉम द मेच्योर ओवरी, ये जो फ्रूट है, ये जो आपको यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है यहाँ पे इधर, ठीक है, ये डेवलप असल में ये ओवरी था, ये डेवलप होके हम जो ये फ्रूट्स खाते हैं ना, ये असल में ओवरीज होती हैं। सही है, राइपिन और मेच्योर ओवरीज होती हैं। तो ये मेच्योर ओवरी जब डेवलप होती है तो वो फ्रूट बन जाती है। आगे चलते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन अ नट शेल, पूरा प्रोसेस देख लो रिप्रोडक्शन का। सही है, पहले गैमेट्स कंबाइन हुए, गैमेट्स मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, ये कंबाइन हुए तो फर्टिलाइजेशन हुई तो फिर एक बड़ा सेल बना जायगोट, जिसके अंदर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स थे। ये जायगोट में और ज़्यादा सेल डिवीज़न हुई तो एम्ब्रियो बना। ठीक है, और जब ये एम्ब्रियो मेच्योर हुआ, सही है, मेच्योर हुआ, तो ये मेच्योर एम्ब्रियो जो है वो मेच्योर एम्ब्रियो जो मेच्योर हुआ है तो उसके बाद फिर ये ओव्यूल बना, ओव्यूल कन्वर्ट हुआ सीड के अंदर। सही है, और ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट के अंदर। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक मेच्योर एम्ब्रियो जो है वो ओव्यूल जो एक मेच्योर एम्ब्रियो होता है वो ओव्यूल की फॉर्मेशन में काफ़ी, या ओव्यूल की सीड फॉर्मेशन में काफ़ी आप कह लेंगे हेल्प करता है। अगर ये एम्ब्रियो नहीं बना होगा तो सीड भी नहीं बन सकता, बिकॉज ये जो एम्ब्रियो होता है ना, एंडोस्पर्म, आपने शायद नाम सुना हो, ये इस सीड को फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो जब बनता है तो ओव्यूल से सीड बनने का प्रोसेस आसान हो जाता है। तो ओव्यूल सीड बन जाता है और फिर ओवरी जब राइप होती है वो फ्रूट बन जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने सीरीज़ के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आ गया है। ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 4, एनवायरनमेंट इन फीडिंग रिलेशनशिप्स। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसके अंदर बस कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, आपको वो याद रखनी है, मुझे भी याद रखनी है, हम सबको याद रखनी है। चलते हैं आगे। व्हेन ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स कंबाइंड दे फॉर्म्ड, जब ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या चीज़ बनाते हैं? आपको पता है ना, ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, जो अब तक मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा, 5 क्लास में हमने 5 में आई थिंक, यस, ये चैप्टर आया था। सही है ना, एनवायरनमेंट वाला, और इस तरह से उसमें ए बायोटिक और बायोटिक को मैंने डिटेल से बता दिया था। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर उनको ए बायोटिक कहते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको बायोटिक कहते हैं। आगे और चीज़ आ जाएगी। तो जब ये ए बायोटिक और बायोटिक किसी भी कंपोनेंट्स जो हैं किसी भी एक प्लेस के अंदर कंबाइन होते हैं तो क्या चीज़ डेवलप होती है? क्या इकोसिस्टम डेवलप होता है? क्या इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप होता है? क्या इकोलॉजी होती है, या बोथ ए एंड बी?
तो इसका तो मैं आपको बता दूं कि इकोलॉजी तो स्टडी है, सही है। तो यहाँ पे हमसे स्टडी तो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ तो हमसे पूछा जा रहा है चीज़ क्या बनती है। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, या शायद ये दोनों ही हो सकते हैं। तो राइट आंसर इज़ बोथ ए एंड बी। आप इसको इकोसिस्टम कहो या आप इसको इकोलॉजिकल सिस्टम कहो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, सही है। तो जब बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं ए बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, तो एक इकोसिस्टम बनता है, सही है। अब क्या मुझे यहाँ बता सकते हैं इसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं? देखो लिविंग तो हमें सीधा सीधा नज़र आ रहे हैं, ये बर्ड है, वॉटेवर जो भी है, ये रेप्टाइल है, सही है, और ये ग्रास है, ये भी लिविंग है। लेकिन हवा चल रही है जो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वो लिविंग उसके अंदर ए बायोटिक में आ जाएगा, सही है। वाटर जो है उसको हम ए बायोटिक में लेते हैं, सही है। हालांकि वाटर से ज़िंदगी है, लेकिन वाटर ख़ुद इट्स नॉट अ लिविंग थिंग, वाटर आपके पास ए बायोटिक आ गया। और इसी तरह से सनलाइट पड़ी होगी यहाँ पे, तो वो भी ए बायोटिक है। मट्टी जो यहाँ पे नीचे पड़ी हुई है, ये क्ले, ये भी ए बायोटिक है। तो ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं? इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, सही है। यही बायोटिक। अब प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर्स क्या हैं, डीकम्पोजर्स क्या हैं, इसको पहले भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, अभी इसकी डिटेल और आगे आ जाएगी आपके। लेट्स मूव ऑन। ओके, आपसे ये कहा जा रहा है नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर दे लिव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड, ठीक है। एक ऐसा होम, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म, सही है, वो रहे और अपनी आबादी बढ़ाए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करे, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं? क्या उसको इकोसिस्टम कहते हैं, क्या उसको इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, क्या उसको हैबिटेट कहते हैं, या अगर मैं सब कुछ ही कहूँ तो सही रहेगा? सो द राइट आंसर इज़ हैबिटेट, सही है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यानी कि एक ख़ास किस्म का ऑर्गेनिज्म अगर वो किसी ऐसी एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे वो मज़े से रह रहा है, लाइक यानी कि अपनी रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है और सारे मामला हो रहे हैं, तो वो उस ऑर्गेनिज्म के लिहाज से वो जगह हैबिटेट कहलाएगी, सही है। और इस पिक्चर पे मत जाइएगा, ये सिर्फ हैबिटेट लिखा हुआ, ये कोई आई बिलीव रेस्टोरेंट वगैरह है, तो मैंने सिर्फ रेलेवेंसी क्रिएट करने के लिए ये पिक्चर डाली थी। आगे चलते हैं। ऑलराइट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर देयर फिज़िकली, ठीक है। फिज़िकली हमारे पास कितने किस्म की हैबिटेट्स होती हैं? 4, 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज 2 टाइप्स, ठीक है। फिज़िकली हमारे पास 2 तरह की हैबिटेट्स होती हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है। एक्वेटिक एज द नेम सजेस्ट, ये एक्वेटिक हैबिटेट है, यानी कि पानी के अंदर जितनी भी आप कह लें कि ज़िंदगी है या जितनी भी एनवायरनमेंट है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल, ज़मीन, ऊपर ज़मीन पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी आप कह लें कि लिविंग थिंग्स हैं जो रह रही हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो जाएगा, सही है। तो ज़मीन वाली टेरेस्ट्रियल, पानी वाली एक्वेटिक, और ये 2 मेन टाइप्स हैं हैबिटेट की। आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैबिटेट वेयर रिवर मीट सी? सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि उस हैबिटेट का नाम बताएं जहाँ पर दरिया का पानी समंदर में गिर रहा है, सही है। तो जहाँ पे रिवर वाटर मीट करता है, समंदर में गिरता है, एक्चुअली उस पॉइंट को तो कहते हैं डेल्टा, सही है। क्या कहते हैं? डेल्टा, उस पॉइंट को। लेकिन उस पॉइंट के आसपास जो हैबिट क्रिएट हो जाती है, यानी कि उसके आसपास जो ऑर्गेनिजम्स जी रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस हैबिटेट को, क्या उस हैबिटेट को फ्रेश वाटर हैबिटेट कहते हैं, क्या उसे मरीन हैबिटेट कहते हैं, क्या उसे ईस्चुरीन हैबिटेट कहते हैं, या उसको फॉरेस्ट कहते हैं? एंड ऑब्वियसली फॉरेस्ट का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, तो ये तो अभी यहीं से मैं उसको हटा सकता हूँ। इन 3 में भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन खैर फ़िलहाल अभी हम आंसर पर चलते हैं। आंसर है एस्चुरियन हैबिटेट, सही है। एस्चुरियन हैबिटेट, अभी चलो आगे इसकी और वो आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। बस समझ में आया आपको कि जहाँ वाटर, कौन सा वाटर? रिवर वाटर गिर रहा है समंदर के अंदर, तो वो पॉइंट तो डेल्टा होता है,
लेकिन उसके पास जो एक हैबिटेट क्रिएट होती है उसको हम एस्चुरीन हैबिटेट कहते हैं। इसको ऐसे समझ लें जैसे हमारा जो रिवर इंडस है, सही है, ये रिवर इंडस कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है तिब्बत के कुछ पार्ट से, चाइना तिब्बत से होता हुआ ये आ रहा है, और ये कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ये फिर पंजाब बलूचिस्तान से होता हुआ ये बदीन और कराची के कुछ पार्ट्स के अंदर आके ये रिवर जो है ये गिर रहा है, समंदर में गिर रहा है, अरेबियन सी के अंदर गिर रहा है। तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट डेवलप होगी ना, उस एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? एस्चुरीन हैबिटेट। सही है, आगे चलते हैं। ओके, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। लेक्स जिन्हें हम झीलें कहते हैं, झील हो गई, और पॉन्ड्स जो तालाब वगैरह होते हैं, और रिवर जो दरिया होते हैं, ये कौन सी हैबिटेट की एग्जांपल है? क्या ये फ्रेश वाटर हैबिटेट की एग्जांपल है? क्या ये मरीन हैबिटेट की एग्जांपल है? क्या ये एस्चुरीन हैबिटेट की एग्जांपल है? क्या ये सी वाटर है? तो एस्चुरीन तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। एस्चुरीन तो वो हैबिटेट जहाँ पे दरिया और समंदर का पानी मिल रहा होता है, तो ये तो नहीं है। सी वाटर हैबिटेट कोई नहीं होती, सी वाटर हैबिटेट कुछ नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली मरीन हैबिटेट को ही आप सी वाटर हैबिटेट कह सकते हैं, क्योंकि मरीन जो है वो समंदर आप कह लें, जो सॉल्ट वाटर कह लें, वो जो हैबिटेट्स होती हैं उनको। बाकी फ्रेश वाटर हैबिटेट सबसे बेस्ट चॉइस है इन चारों में। लेट्स सी, या इट्स फ्रेश वाटर हैबिटेट, ठीक है। तो लेक्स हो गई, पाउंड्स हो गए या रिवर्स हो गए, ये जो हैं किस हैबिटेट के अंदर आते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद रैपिड फ्लोइंग वाटर हैबिटेट भी होती है एक असल, और ये फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर ही आती है। रैपिड फ्लोइंग हैबिटेट मतलब जहाँ पानी बड़ी स्पीड से गुजर रहा हो, सही है, तो उसमें होती है फ्रेश वाटर। ये तो उसमें रिवर्स आ जाएंगे और स्ट्रीम्स आ जाएंगे। रिवर्स यानी दरिया, और स्ट्रीम्स कोई जो बहते हुए फॉल्स जो होती हैं, नाले नदियाँ जो बह रहे होते हैं, स्पीड में जा रहे होते हैं, वहाँ पर भी हैबिटेट क्रिएट हो जाती है। और वहाँ की जो स्पीशीज़ होती हैं उसमें क्रैब्स जो केकड़ा जैसे हम कहते हैं, वो क्रेफिश एक ही चीज़ है, इनको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं, सही है। क्रैब्स और क्रेफिश, इस तरह की हैबिटेट में ये आपको स्पीशीज़ मिलेंगे। क्लैम्स और लिम्पिड्स, ये आपको क्लैम्स और लिम्पिड्स मिल रहे हैं, ये क्लैम्स होते हैं, इनके अंदर जो मोती बन जाता है ना, ये क्लैम्स होते हैं ये। या लिम्पिड्स भी यही होते हैं इस तरह के। असल में लिम्पिड्स स्नेल को कहते हैं, जो घूंगा होता है ना, उस तरह की जो होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। और मोलस्काज भी ये मोलस्काज में आते हैं। फाइलम मोलस्का अगर आपने पढ़ा हो, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे रैपिड फ्लोइंग हैबिटेट में। उसके बाद कुछ मैमल्स भी आपको मिल जाएंगे इस तरह की हैबिटेट के आसपास, लाइक डॉल्फिन्स होती हैं और बीवर्स। बीवर ये रहा, ये बीवर है। और ये अगर आपको याद हो, कॉलगेट का एक ऐड आता था जिसके अंदर वो पूछता था कि हम तुम्हारे जैसे मजबूत दांत कैसे पाएँ, तो ये अपने दांत दिखा रहा होता है, इसके बड़े स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। ये बीवर, ये भी आपको रैपिड फ्लोइंग हैबिटेट में मिलेगा, ठीक है। और रैपिड फ्लोइंग हैबिटेट के अंदर रिवर्स और स्ट्रीम्स आते हैं। मूविंग क्विकली, आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट वेयर रेनफॉल इज़ लोअर देन द फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड, सही है। ऐसी हैबिटेट जहाँ पर बारिश, रेनफॉल फॉरेस्ट से कम हो ज़रूर, मतलब ये नहीं है कि रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल होगी ज़रूर, लेकिन फॉरेस्ट से वो कम होती है, तो कुछ अलग किस्म की एक हैबिटेट डेवलप होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, टुंड्रा, फॉरेस्ट लैंड्स। तो फॉरेस्ट लैंड्स कहें आप या फॉरेस्ट कहें, बात तो एक ही है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट से कम रेनफॉल का पूछा जा रहा है उस एरिया का। डेजर्ट में तो बारिश बहुत ही कम होती है, सही है, ये भी नहीं होगा। टुंड्रा क्या है बताते हैं आपको, ठीक है, अभी बताते हैं, इसका सवाल आएगा अभी। सो दिस शुड बी द राइट आंसर, ग्रासलैंड्स। यप, ग्रासलैंड्स, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सीन नज़र आ रहा है आपको, ये ग्रासलैंड्स हैं। और ग्रासलैंड जो होती है ना, बड़ी परफेक्ट जगह होती है पैस्चुरेजेस की। पैस्चुरेजेस कहते हैं चरागाह, यानी जहाँ पर ये जो कैटल एनिमल्स होते हैं ना, यहाँ के आप कह लें कि खाना खाते हैं अपना, ठीक है, ये इसको कहते हैं पैस्चुरेजेस। बड़ी ज़बरदस्त जगह होती है ग्रासलैंड्स। ये जो एरियाज़ हैं ग्रासलैंड्स के, इनके पास रेनफॉल होती तो है, मगर कम होती है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट। और ये ग्रासलैंड्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आएंगे, ज़मीनी हैबिटेट के अंदर, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, दो मेन हैबिटेट्स होती हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, एरिया बिलो द आइस कैप्स, दैट इज़ वेरी कोल्ड रीजन टर्म्ड एज
आइस कैप्स यानी बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनके नीचे का जो थोड़ा सा एरिया होता है और बड़ा ठंडा होता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वही 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट लैंड्स, टुंड्रा। एंड आई होप कि आपको आंसर समझ में आ चुका होगा। द राइट आंसर इज़ टुंड्रा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं बड़े बड़े आप कह लें कि ये माउंटेन्स हैं और ये इनके आइस कैप्स हैं ये, और इसके नीचे की ये जो पूरी एरियाज़ हैं ये इसको टुंड्रा कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी सर्दी होती है, एक्सट्रीमली क्लाइमेट बड़ी एक्सट्रीम होती है। पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, स्नोई ऑल आर दी स्पीशीज़। पोलर बियर जो है वो रहता है ऐसी एनवायरनमेंट में। आर्कटिक फॉक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज आर्कटिक सी जो है आर्कटिक ओशन जो है ये है नॉर्थ में, साउथ में तो एंटार्क्टिक ओशन है। अर्थ की साउथ में एंटार्क्टिक ओशन है, अर्थ के ऊपर जो है वो आर्कटिक ओशन है। तो वो भी बड़ा एक्सट्रीम ठंडा एरिया है ना, तो वहाँ पे जो लोमड़ी रहती है उसको आर्कटिक फॉक्स का नाम दे दिया, और जो आउल वहाँ पे रहते हैं उनको स्नोई ऑयल का नाम आउल का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स की जो टुंड्रा की हैबिटेट में रहते हैं। सही है, और ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है। आगे चलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पेसिफिक टाइप लिव्स इन अ हैबिटेट इज़ कॉल्ड। अब ये एक अलग से क्वेश्चन है। ये आपसे कहा जा रहा है कि किसी ख़ास हैबिटेट के अंदर अगर ख़ास किस्म के ऑर्गेनिजम्स रहने लग जाएं तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? किसी ख़ास किस्म की हैबिटेट में अगर किसी ख़ास किस्म के ऑर्गेनिजम्स ग्रुप फॉर्म में रहने लग जाएं तो हम उसको, ऐसी हैबिटेट को हम क्या कहेंगे? उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ये हैबिटेट की बात नहीं कर रहा है, ये ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा है। तो क्या हम उसको कहेंगे कि एक पॉपुलेशन क्रिएट हो गई है? क्या ये एडॉप्टेशन है? क्या ये रेजिडेंसी है? क्या ये सिटीजन्स हैं? द राइट आंसर इज़ पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरह की अगर सिचुएशन हो जाए कि एक ख़ास हैबिटेट के अंदर एक ख़ास किस्म के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहने लग जाएं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। लाइक ये आपको, खैर ये तो मैंने वैसे ही लगा दिया, डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉपुलेशन दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान की हैबिटेट में जो लोग रहते हैं जिस एनवायरनमेंट में, वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन कहलाई जाएगी। इंडिया वाले जो हैं उनकी इंडियन पॉपुलेशन कहलाई जाएगी, चाइना वालों की चाइनीज़ पॉपुलेशन कहलाई जाएगी। और इस डेटा पे मत जाएगा, ये 2017 का डेटा है। सही है, तो अब नंबर्स जो हैं ये बड़े ज़्यादा हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, समझ लीजिए इसको। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज किसे कहते हैं? कैमोफ्लाज का मतलब पहले बता दूं मैं आपको, डिस्गाइज होना, यानी अपने आप को छुपा लेना। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, यानी अपने आप को छुपा लेते हैं या अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर ढाल लेते हैं, अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, इनको हम कैमोफ्लाज कहते हैं। और इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है चैमेलन्स। चैमेलन्स मतलब गिरगिट। सही है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, किसी भी अगर वो हरे हरे भरे किसी पेड़ पे होगा तो वो उस जैसा कलर अडॉप्ट कर लेगा, कैमोफ्लाज में चला जाएगा, छुप जाएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा यहाँ पे गिरगिट बैठा हुआ है। सही है, तो इसको बोलते हैं कैमोफ्लाज। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। सही, इसमें चलो पहले हाइबरनेशन बता देता हूँ। हाइबरनेशन विंटर स्लीप को कहते हैं। सर्दियों में कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सर्दियों में जो है ना छुप जाना पसंद करते हैं और अपना, यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करते ताकि उनकी एनर्जी सेफ रहे बग़ैर कुछ खाए पिए, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना एक्सट्रीम कोल्ड होता है कि वो उस एनवायरनमेंट को बियर नहीं कर सकते, तो वो छुप जाते हैं और अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। जैसे कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो हाइबरनेट हो जाते हैं, मड के अंदर, कीचड़ के अंदर कहीं जाके छुप जाते हैं। सही है। एस्टिवेशन इसका उलट है। एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि यही एक्टिविटी हो रही होती है, छुपने वाली और काम ना करने वाली और एनर्जी को सेव करने वाली, मगर ड्राई हॉट समर में हो रही होती है। ठीक है, ड्राई हॉट समर के अंदर एनिमल्स जो है वो अपनी एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं ताकि एनर्जी को सेव करें, और नीचे अंडरग्राउंड या कुछ ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जो थोड़ी सी ठंडी हों, तो इसको एस्टिवेशन कहते हैं। और ये रेप्टाइल्स करते हैं मोस्टली, सांप वगैरह हो गए और दूसरे रेंगने वाली चीज़ें। ठीक है। बॉडी कवरिंग्स जो है सिंपली नाम से पता लग रहा है कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस से बचने के लिए अपने आप को कवर कर लेते हैं, जैसे हैड टू सर्वाइव करने के लिए। जैसे स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ फिश, मछली के ऊपर जो उसके स्केल्स आ रहे होते हैं ना, पर के अलावा, पर तो फिन को कहते हैं, ठीक है ना, फिन्स नहीं, मैं स्केल्स की बात कर रहा हूँ। उसकी बॉडी के ऊपर कुछ स्केल्स से आ रहे होते हैं जिनको हम जो है ना फिर बाद में उतारते हैं, तो वो इसकी बॉडी कवरिंग्स है, वो उसको किसी ना किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही होती है सर, और उसको सर्वाइविंग में हेल्प कर रही होती है, उसको बॉडी कवरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आपके सामने आ रहा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं अब इसको कंप्लीट करूँगा।
आपके सामने आ रहा है द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। सही है। ऑर्गेनिजम्स के आपस में दरमियान में जो फीडिंग रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? इको चेन, फूड चेन, कंज्यूमर चेन, हैबिटेट चेन। ऑब्वियसली क्योंकि ये फीड से रिलेटेड है तो आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड एज फूड चेन। सही है। अब ये एक फूड चेन आपको दिखाई गई है, इसको देख लीजिए। देखो, फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। फूड चेन जो है ना वो हमेशा स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर से। सन अपनी एनर्जी देगा और प्रोड्यूसर कौन होते हैं मोस्टली, बल्कि होती प्लांट्स हैं। सही है। प्लांट्स जो है वो उग जाते हैं, फिर उनको कंज्यूम करता है प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि ग्रास ऊपर है, टिड्डा है, कुछ प्लांट वगैरह खा रहा है। फिर इस प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे इस टिड्डे को ये ब्लू बर्ड खा रहा है। सही है। फिर इस सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर सकता है टर्शरी कंज्यूमर, जैसे ये सांप इसको खा रहा है। और फिर एक बैठा होता है बहुत बड़ा सा एपेक्स प्रेडेटर्स। ठीक है। ये एपेक्स प्रेडेटर जो है ये इस सांप को खा जाता है। ठीक है। और फिर जब ये एपेक्स प्रेडेटर मर जाता है तो इसकी बॉडी को कौन खा जाते हैं? डीकम्पोजर्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगाई, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब चीज़ें। और जहाँ पर इसकी बॉडी डीकम्पोज होती है तो वो सॉइल बड़ी फर्टाइल हो जाती है, बड़ी न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बड़ी नेचुरल और फर्टाइल हो जाती है। तो वहाँ पर फिर से जो है वो पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, ये प्रोड्यूसर्स, और फिर ये पूरी साइकिल चलती रहती है। ठीक है। अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है, तो कोई भी चीज़ फजूल नहीं है। फूड चेन्स, अच्छा, फूड चेन में एक कॉन्सेप्ट आता है फूड वेब का। ठीक है। कि अगर एक से ज़्यादा फूड चेन्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही हैं या एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। डिफरेंट फूड चेन्स अगर किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं या ओवरलैप हो रही हैं तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है। ये इसकी पिक्चर आपके सामने आ गई है फूड वेब की। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक छोटी सी फूड चेन है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरी फूड चेन के साथ कनेक्ट हो रही है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, खुद समझ लेना इसको। ठीक है। और ये फिर कोई एक और चेन है जो कहीं और किसी दूसरी फूड चेन के साथ कनेक्ट हो रही है, तो इस तरह से एक बहुत बड़ी फूड वेब बन रही है। तो एक या एक से ज़्यादा फूड चेन्स अगर कनेक्ट हो रही हैं किसी भी पॉइंट पे, ओवरलैप कर रही हैं, उनको हम फूड वेब कहते हैं। सिंपल, स्वीट, लॉजिकल। हैविंग सेड दैट, वीडियो थोड़ी बड़ी हुई लेकिन काफ़ी कुछ कवर किया। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। कुछ 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।